आज हम मगध के एक ऐसे चैप्टर को खोलेंगे जिसे लगभग भुला दिया गया है, शिशुनाग वंश। ये कहानी है एक आम मंत्री की जिसे मजबूरन तख्त पर बैठना पड़ा क्योंकि राजगद्दी पर बैठे लोग अपनी प्रजा को पूरी तरह भूल चुके थे। जब राजा मंत्री का काम करना छोड़ दे तो मंत्री को राजा बनना ही पड़ता है। सोचिए, 413 बीसी की उस काली रात में यही सच्चाई थी। पटलिपुत्र की सड़कों पर आम नागरिक भूख और अन्याय से तड़प रहे थे और दूसरी तरफ हरियंका वंश का आखिरी राजा नागादशक अपने महल की ऐशो आराम में डूबा था। पिछले 50 सालों से बाप बेटे एक दूसरे का खून बहाकर गद्दी छीन रहे थे। ये अराजकता देखकर आखिरकार एक मंत्री सामने आया। नाम था शिशुनागा और यहीं से नींव रखी गई मगध के सबसे शांत पर सबसे बड़े तख्ता पलट की। अब जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। हरियंका वंश का आखिरी दौर, मतलब जनता पर दुगना टैक्स, न्याय बिल्कुल जीरो और लगातार 50 साल का क्योस। पर शिशुनागा का उदय इसकी ठीक उलट था। ये भारत का पहला ऐसा मिलिट्री कू था जहां एक बूंद खून नहीं बहा। प्रजा और सेना ने मिलकर एक अय्याश राजा को गद्दी से उतारा और अपने ही मंत्री को तख्त पर बिठा दिया। यानी जिस गद्दी पर हमेशा खून बहाकर कब्जा होता था ना, उस पर पहली बार नागरिकों की मर्जी चली थी। दरअसल ये शिशुनागा आखिर था कौन? पौराणिक ग्रंथों में हमें एक शब्द मिलता है, अमात्य, जिसका सीधा सा मतलब है मंत्रियों का कुल। पुराणों के मुताबिक शिशुनागा न तो क्षत्रिय था, ना ही किसी बड़े राजवंश से। वो बस इस आम मंत्री वंश से आता था। और सच कहूँ तो यही बात आसपास के राजवाड़ों और क्षत्रिय राजाओं को चुभती थी। उनके लिए ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था कि एक आम अमात्य इतने विशाल मगध के तख्त पर कैसे बैठ सकता है। खैर, सच्चाई तो ये है कि हरियंका वंश ने मगध को बनाया जरूर था, पर उस ढलते हुए साम्राज्य को बचाने का काम शिशुनागा वंश ने ही किया। अगर शिशुनागा ने उस रात हालात अपने हाथ में न लिए होते तो शायद विशाल मगध आपस में ही लड़कटकर टुकड़ों में बिखर चुका होता। अब तख्त पर बैठते हैं शिशुनागा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई, वैशाली का लिच्छवी गणसंघ। ये नंबर 16 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो 16 साल हैं जब मगध के सबसे ताकतवर राजा अजातशत्रु ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति लगा दी थी वैशाली को जीतने के लिए, पर फिर भी वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। और अब वही लिच्छवी फिर से मगध के खिलाफ सर उठा रहे थे। पर मजे की बात देखिए, इतिहास में एक और 16 दर्ज है। ये वो दिन है जो शिशुनाग को वैशाली पर पूरी तरह फतह हासिल करने में लगे। सिर्फ 16 दिन। जी हाँ, जो काम एक महान क्षत्रिय राजा 16 साल में नहीं कर पाया, वो एक नए राजा ने सिर्फ 16 दिन में कर दिखाया। और ये सब तलवार या खून खराबे से नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक माइंड गेम और रणनीति से संभव हुआ। तो आखिर ये पासा पलटा कैसे? शिशुनागा ने 3 सटीक कदम उठाए। पहला, उसने अपने बेटे कलशोका को वैशाली का गवर्नर बनाकर भेजा ताकि सिस्टम को अंदर से इन्फिल्ट्रेट करके कमजोर किया जा सके। दूसरा, एक रात अचानक सेना भेजकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला कर दिया। लेकिन तीसरा और सबसे कमाल का कदम था, विजय के बाद उसने वहां की सभा को भंग नहीं किया, बल्कि 7700 राजाओं वाले उस विशाल लिच्छवी गणसंघ को जनपद सभा का रूप दिया और एक नए फेडरेशन मॉडल के तहत मगध में शामिल कर लिया। मास्टर स्ट्रोक है ना? इस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद शिशुनागा ने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। उसने मगध की राजधानी पटलिपुत्रा से वैशाली शिफ्ट कर दी। देखिए, ये कोई रैंडमली लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक दूरदृष्टि वाली स्ट्रेटेजिक सोच थी। वैशाली से कोसल और अवंती जैसे राइवल राज्यों पर नजर रखना और उन्हें कंट्रोल करना कहीं ज्यादा आसान था। अब मान लीजिए कि पटलिपुत्रा और वैशाली दोनों इस विशाल मगध साम्राज्य की 2 अलग-अलग आंखें बन चुकी थी। समय आगे बढ़ता है और हम आते हैं 395 बीसी में। शिशुनागा के बाद उनका बेटा कालाशोका मगध के तख्त पर बैठा, जिसे हम इतिहास में काकावर्णा के नाम से भी जानते हैं। कालाशोका का जो अगले 28 साल का शासन था ना, वो मगध का एक सुनहरा दौर था। एक ऐसी स्थिर व्यवस्था जहां राज्य के विस्तार के साथ साथ शांति, न्याय और बुनियादी ढांचों यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ। लेकिन हर सुनहरे दौर में चुनौतियां आती ही हैं। जल्द ही एक बड़ा धार्मिक संकट खड़ा हो गया। सवाल ये था कि बिना तलवार उठाए और खून बहाए एक गंभीर धार्मिक समस्या का समाधान आखिर किया कैसे जाए। दरअसल
गौतम बुद्ध के निर्वाण को लगभग 100 साल हो चुके थे और बौद्ध भिक्षुओं के बीच विनय नियम को लेकर कठोर मतभेद शुरू हो गया था, विशेषकर सोना और चांदी रखने की अनुमति को लेकर। हालत ये थी कि धर्म लगभग टूटने की कगार पर आ चुका था। और इस संकट को हल करने का जो तरीका निकाला गया वो था दुनिया की पहली रिलीजियस पार्लियामेंट। कलाशोका ने वैशाली में 700 भिक्षुओं की एक महान सभा आयोजित की, जिसे हम दूसरी बौद्ध संगीति के नाम से जानते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कलाशोका ने इस काउंसिल को स्पॉन्सर जरूर किया, पर कोई फैसला खुद नहीं थोपा। उसने भिक्षुओं को कंप्लीटली लोकतांत्रिक तरीके से वोट करने का अधिकार दिया और इस तरह सभा के मेजॉरिटी मत से ही नियम तय हुए। बिना किसी हथियार के सिर्फ संवाद से धर्म को बिखरना से बचा लिया गया। खैर, इतिहास में सुनहरे दौर का अंत हमेशा शांति से नहीं होता। ये दुखांतिका इन पंक्तियों में साफ झलकती है। पिता ने कर्तव्य से साम्राज्य को जोड़ा और बेटों ने गद्दी के लिए उसी साम्राज्य के टुकड़े कर दिए। 367 बीसी में कालाशोका की अचानक मृत्यु हो गई और बस यहीं से मगध के पतन का एक बेहद लंबा और डार्क फेज शुरू होता है। नंबर 10। ये सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है, ये मगध की बर्बादी का आंकड़ा है। कलाशोका का एक बेटा नहीं बल्कि 10 बेटे थे और सोचिए, जैसे ही पिता की सांस रुकी, इन 10 बेटों ने एक साथ एक ही तख्त पर अपना अपना दावा ठोक दिया। उनके अहंकार ने उस विशाल मजबूत मगध साम्राज्य को पल भर में 10 अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर रख दिया। और इस पूरे पॉलिटिकल नाटक का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? आम जनता पर। 800 साल बाद आए चीनी यात्री फाहीन ने वहां के लोगों की पीड़ा को लिखते हुए बताया है, उन 10 भाइयों के राज में चारों तरफ अंधेरा था, दिन में लूट होती थी और रात में कत्ल। जिस आम जनता के हित के लिए कभी शिशुनागा ने तख्तापलट किया था, वही जनता अब अगले 22 सालों तक इन 10 राजकुमारों के आपसी कलेश और पावर स्ट्रगल के बीच बुरी तरह पिसी जा रही थी। न्याय का तो जैसे वजूद ही खत्म हो चुका था। कहते हैं ना, सत्ता का लालच भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। सबसे बड़े भाई भद्रसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में बेरहमी से अपने ही 8 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में सिर्फ 3 भाई बचे। पर क्या इस आपसी मारकाट से मगध सुरक्षित हुआ? बिल्कुल नहीं। जब तक भद्रसेना पूरी तरह गद्दी पर काबिज हुआ, तब तक वो खुद इतना बूढ़ा और बीमार हो चुका था कि उसकी पकड़ पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। तो मुद्दे की बात ये है कि जब 10 राजकुमार आपस में एक अकेली गद्दी के लिए लड़कर रक्तपात कर रहे हों, तो आखिर में सच में विजय किसकी होती है? ये वो सवाल है जो किसी भी वीक होते साम्राज्य में सबसे ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, क्योंकि ऐसे समय में असली विजेता वो बिल्कुल नहीं होता जो लड़ रहा है, बल्कि वो होता है जो दूर खड़ा आराम से उनकी कमजोरी का इंतजार कर रहा होता है। और ऐसी ही शातिर रणनीति के साथ एंट्री होती है 11वें आदमी की, महापद्मा नंदा। ये ना तो क्षत्रिय थे, ना ब्राह्मण और ना ही किसी ऊंचे मंत्री कुल के। ये दरबार में काम करने वाले पेशे से एक आम हजाम थे, पर इनकी महत्वाकांक्षाएं यानी एम्बिशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी। उनका दिमाग बेहद शार्प था और शारीरिक ताकत कमाल की। उन्होंने चुपचाप इंतजार किया और आराम से उन भाइयों को आपस में लड़कर अपनी ही जड़ें खोखली करते हुए देखा। और फिर जब समय सही आया, तब क्या हुआ? ये जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में विस्तार से वर्णित है। इस ग्रंथ के अनुसार 362 बीसी में महापद्मानंदा ने बचे हुए भाइयों का एक ही दिन में पूरी तरह सफाया कर दिया। बूढ़े भद्रसेना और उसके एक भाई को मार दिया गया और आखिरी भाई वहां से भाग निकला। इसी स्विफ्ट और ब्रूटल मिलिट्री कू ने शिशुनागा के रक्त का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। जो कहानी बिना एक बूंद खून बहाए शुरू हुई थी ना, उसका अंत लहूलुहान होकर ही हुआ। अगर हम ध्यान दें तो सत्ता का ये पूरा चक्र महज 50 सालों में घूम गया। 413 बीसी में एक समझदार मंत्री ने राज्य को बचाने के लिए शांति से तख्तापलट किया। 395 बीसी आते आते कालाशोका के रूप में एक शानदार विकास का दौर आया। पर फिर 367 बीसी में वो 10 भाई उसी साम्राज्य को खोखला करने लगे और आखिरकार 362 बीसी में महापद्मानंदा ने उस बिखरे हुए तख्त पर अपना कब्जा जमा लिया। एक महान शासन शुरू हुआ, अपने पीक पर गया और फिर अहंकार में आपस में लड़कर पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन इस पूरी बर्बादी के बावजूद इस कालखंड ने 4 ऐसी प्रमुख विरासतें छोड़ी हैं जो सच में शिशुनाग वंश के स्तंभ हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो काला शोका द्वारा बनवाया गया वैशाली का रेलिक स्तूपा है। सैन्य निशानियों में उज्जैन का वो किला है जिसे जीतकर आगे आने वाले सभी शासकों ने व्यापार और पावर का सेंटर बनाया। नागरिक बुनियाद में देखें तो पक्की ईंटों से बनी नालियां और कुएं आए, और पॉलिटिकल क्षेत्र में वैशाली की उस एडवाइजरी काउंसिल ने आगे आने वाली शासन प्रणालियों के लिए एक मॉडल सेट कर दिया। यही कारण है कि आज के इतिहासकार ये मानते हैं कि मौर्यों का चमकता सुनहरा महल दरअसल शिशुनागा की उन्हीं पक्की ईंटों की नींव पर खड़ा हुआ था। पटना और उसके आसपास आज भी जब खुदाई होती है तो कला शोका के दौर की पक्की ईंटें मिलती हैं। शिशुनागा द्वारा दी गई उन्हीं 40 सालों की शांति और स्थिरता के कारण ही ट्रेड आगे बढ़ा और आगे चलकर आने वाले बड़े साम्राज्यों के पालने की जमीन तैयार हुई। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो शिशुनागा वंश न तो हर्यंका जैसा कोई शुरुआती संस्थापक था और न ही मौर्यों जैसा महान साम्राज्य बढ़ाने वाला। ये वंश दरअसल मगध के इतिहास का वो बेहद जरूरी ब्रिज था जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इसी मिसिंग चैप्टर ने एक ढलते हुए साम्राज्य को वापस जोड़ा, उसमें नए टेरिटरीज को शामिल किया और एक स्टेबिलिटी दी। सच कहूँ तो अगर उन्होंने ये बुनियाद सेट नहीं की होती तो शायद आगे चलकर मौर्य साम्राज्य कभी इतनी ऊंचाई छू ही नहीं पाता। पर दुख की बात यही है कि इतिहास की अपनी एक अलग ही धारा होती है। वो उन्हें ज्यादा याद रखता है जो चमकते हैं, जिनकी जीत सबको दिखती है, पर जो उस पूरी इमारत को बचाने के लिए सिर्फ नींव का पत्थर बनकर दब जाते हैं, उन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। और शायद यही कारण है कि आज के समय में शिशुनाग वंश का नाम हमें इतने आम तौर पर सुनाई नहीं देता। इस पूरे सफर के आखिरी में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर उन 10 भाइयों ने अपने अहंकार में आकर अपने ही पिता की महान विरासत को बर्बाद ना किया होता तो क्या नंद वंश का आतंक कभी पैदा होता? और अगर वैसा नहीं होता तो क्या इतिहास को मगध जोड़ने के लिए कभी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जरूरत पड़ती? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों के बीच आने वाले हजारों सालों तक ऐसे ही गूंजता रहेगा।